आप में से ज़्यादातर लोगों को ये बात अभी तक पता चली गई होगी कि आज के टाइम पे इजराइल एंड फ़लस्तीन के बीच में एक फुल फ्लेजेड वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। एंड ऐसी किसी भी सिचुएशन में सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे, जहाँ पर इस बार भी हमने मंडे को क्रूड ऑयल के प्राइसेस में $3 का जंप देखा था। बट सरप्राइजिंगली अगले 2 दिन यानी 10th और 11th ऑफ अक्टूबर को हमारे मार्केट्स में हमें फिर से एक रिवर्सल देखने को मिलता है। एंड ऐसे में इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक डाउट आ चुका है कि क्या ये पूरा वॉर का सिनेरियो है कि एक्चुअल में हमारे स्टॉक मार्केट और हमारी इकोनॉमी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा या नहीं। एंड इफ यस, तो ये इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर ये पूरा सिनेरियो आगे चल के बड़ा होता है तो ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो कि इस पूरे ही वॉर से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेंगे। एंड थर्ड, मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसको मैं पर्सनली खुद इस पॉइंट पे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा सिनेरियो डेवलप हो रहा है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, और मैं आपको इसके पीछे के लॉजिक भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इस जो पूरी वॉर है इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है हमारी स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये जो वॉर स्टार्ट हुई है और जो हमने लास्ट ईयर रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर देखी थी जो कि अभी तक कंटिन्यू चल रही है, उसमें मेजर डिफरेंस क्या है। तो देखिए, उस केस में जो रशिया का कंट्रीब्यूशन था ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी में वो काफ़ी ज़्यादा था एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इजराइल, जो कि लगभग नेग्लिजिबल है। अब इस केस में आपको दिखना पड़ेगा कि रशिया के केस में वो ओवरऑल वर्ल्ड के क्रूड ऑयल के सप्लाई में खुद अकेले 10% सप्लाई करते थे। एंड इसके साथ साथ जो एनर्जी भी सप्लाई करते थे वेस्ट को, उस पर भी वेस्ट की काफ़ी ज़्यादा हैवी डिपेंडेंसी थी। अब इस बार के वॉर के सिनेरियो में भले ही अकॉर्डिंग टू पीपल इसराइल के ऊपर ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है इन द टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल, पर यहाँ पर हमें ये बात समझने की जरूरत है कि पैलेस्तीन अपने आप में केपेबल ही नहीं था कि वो अकेले इस अटैक को दे पाए। और कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर ईरान, जो कि पैलेस्तीन को काफ़ी पहले से सपोर्ट करता आ रहा है, उन्होंने पैलेस्तीन को सपोर्ट दिया है। अब ऐसे में अभी तो ईरान ने ये डिनाई कर दिया है कि उनका कोई डायरेक्टली इंक्लूजन है इस वॉर में, बट उनके जो स्टैंड है जहाँ पर वो इस पूरे पैलेस्तीन के किए गए अटैक को सपोर्ट भी कर रहे हैं, अगर आगे चल के ईरान डायरेक्टली सामने से कहीं ना कहीं इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है तो हमें ओवरऑल वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस है उनमें तेजी से हाइक देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसके दो तरह के इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इंपैक्ट ये होगा कि जैसा कि हमें पता है कि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है ड्यू टू हायर इन्फ्लेशन। बट पिछले कुछ टाइम से हमारे आरबीआई की तरफ से और इकोनॉमिस्ट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री आ रही थी कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो मोस्ट प्रॉब्ली अगले कुछ महीनों में अंडर कंट्रोल आ जाएगा, जिस वजह से मार्केट ने ये प्रिडिक्ट किया था कि जो इंटरेस्ट रेट्स अभी हाई चल रहे हैं 6.5% के अराउंड, वो भी कम हो जाएंगे। और इसकी वजह से हमें रिसेंटली मार्केट में एक अच्छा खासा बुलरन देखने को मिला था। पर अगर इस वॉर के चलते फिर से मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो अभी जो मार्केट में बात चल रही है कि आगे चल के हमारे इंटरेस्ट रेट कट हो जाएंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ जाएगा, वो एकदम खत्म हो जाएगी। बिकॉज इस पूरी सिनेरियो के चलते फिर से सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और हमारी कंपनीज के जो मार्जिन है वो डिक्रीज होंगे, जिस वजह से कंपनी की कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी गिर जाएंगी। एंड अगर ऐसा होता है तो हमारी मार्केट में जो फिर से सेंटीमेंट्स हैं वो खराब हो सकते हैं। सेकेंड इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जब भी ऐसा कोई वॉर का सिनेरियो चलता है तो सबसे पहले जो फॉरेन मनी होता है यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, उनसे अपना पैसा निकाल लेते हैं। बिकॉज वॉर के टाइम पे ऐसी जो इकोनॉमीज हैं उनमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे में हमें इंडियन मार्केट्स में जो फॉरेन आउटफ्लो है वो फिर से बढ़ता हुआ दिख सकता है। और जहाँ पर हमने देखा है कि पिछले 2 महीने में एफआईज ने ऑलरेडी 20,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर चुके हैं हमारे इंडियन मार्केट्स में, ये सेलिंग हमें और भी सीवियर होते हुए देखने को मिलेगी। नाउ अगर हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आए और ये मान के चलें कि ये जो पूरा वॉर का सिनेरियो है कि वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी ये और ज़्यादा एक्सकेलेट होगा, तो ऐसे में ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक होंगे जो कि इस पूरे वॉर के सिनेरियो के चलते सबसे ज़्यादा बैडली इंपैक्टेड रहेंगे। तो बात करें पहले सेक्टर की जो इस पूरे ही वॉर के चलते सबसे ज़्यादा बैडली इंपैक्ट रह सकता है, वो है हमारा रेलवे सेक्टर। बिकॉज रिसेंटली हमने G20 समिट में एक नई अनाउंसमेंट की थी जहाँ पर एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की बात की गई थी बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, जिस पूरी अनाउंसमेंट में कई सारी नई रेलवे लाइंस का भी इंक्लूजन होने वाला था। एंड इस पूरी अनाउंसमेंट के चलते हमारे इंडिया के जो रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स हैं लाइक एयरकॉन, आरवीएनएल एंड आईआरएफसी, इनमें हमें एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला था। बट अगर ये पूरी वॉर की जो सिनेरियो है वो एक्सकेलेट होता है तो इस पूरे प्रोजेक्ट में टेम्पररी बेसिस पे हॉल्ट लग सकता है, जिसके नेगेटिव सेंटीमेंट्स के चलते हमें इन सारे स्टॉक्स में बड़े लेवल पर फॉल देखने को मिल सकता है। नाउ सेकंड जो इंपैक्ट आ सकता है अगर हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनमें ब्रेंट क्रूड के प्राइस बढ़े, तो वो आएगा पेंट सेक्टर और पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनीज पे। उसका रीजन सिंपल सा है कि इन दोनों ही सेक्टर की कंपनीज में क्रूड ऑयल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। और जहाँ पर हमने रशिया और यूक्रेन वॉर में भी देखा था कि जब एकदम से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े थे तो इन्हीं दो सेक्टर की कंपनीज को सबसे ज़्यादा इंपैक्ट हुआ था, जिसके चलते इन सब कंपनीज के जो मार्जिन थे वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गए थे, जिस वजह से ये सारी कंपनीज ने अभी तक कोई रन अप नहीं दिया है। एंड थर्डली अगर मैं इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में बात करूँ जिन पे हमें डायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इस वॉर के चलते, तो इस लिस्ट में सबसे पहली कंपनी का नाम आता है अडानी पोर्ट्स। बिकॉज अडानी पोर्ट्स ने रिसेंटली इसराइल के साथ $1.2 बिलियन की एक पोर्ट डील साइन करी थी रिगार्डिंग इसराइल सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट,
और अगर इस पूरी ही वॉर के चलते उस पर्टिकुलर पोर्ट पे हमें कोई नुकसान देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में अडानी पोर्ट के स्टॉक में एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा अदर कंपनीज लाइक सन फार्मा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसी कंपनीज, इन सारी आईटी कंपनीज के जो ऑपरेशंस हैं वो इजराइल में भी रन करते हैं, और इन सारी कंपनीज ने रिसेंटली इजराइल के साथ कुछ डील भी साइन की थी। तो इन सारी कंपनीज के स्टॉक में भी एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट स्टॉप, इधर पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूँ जो कि रिसेंटली नीलेश शाह ने शेयर किया था, जो कि कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर है। और ये डेटा आपको कोटक म्यूचुअल फंड के जो यूट्यूब चैनल है उधर भी देखने को मिल जाएगा। इसमें इन्होंने बोला था कि इंडिया में टोटल जो इक्विटी म्यूचुअल फंड एसेट्स हैं, यानी जो टोटल पैसा इंडिया के सारे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगाया जाता है इंडियन मार्केट्स में, उसकी वैल्यू है 25 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से 5% जो पैसा है वो जो सारे म्यूचुअल फंड रिजर्व करके रखते हैं, जिसकी वैल्यू निकल के आएगी अराउंड 1.25 लाख करोड़ रुपीस, जो कि अभी इन्वेस्ट होगा अगर मार्केट्स फॉल होते हैं। सेकेंडली उन्होंने बताया कि इंडिया में जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड्स है, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि मार्केट की कंडीशन को देख के आपका पैसा म्यूचुअल फंड से यानी इक्विटी से और डेट के बीच में स्विच करते हैं, इसमें भी इनके पास अभी 40% पैसा ऐसा बाकी है जो कि डेट से हटा के वापस से इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 80,000 करोड़ रुपीस। एंड इसके अलावा हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स के बाद 3 महीने की एसआईपी बुक अवेलेबल है, जिसकी टोटल वैल्यू निकल के आती है 45,000 करोड़ रुपीस, यानी ये वो पैसा है जो अगले 3 महीने में इंडियन म्यूचुअल फंड्स के पास आने वाला है। और अगर आप इस पूरी ही चीज़ों की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे इन टोटल, तो निकल के आएगा कि हमारे इंडिया में डीआईआईज है, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास अराउंड 2.5 लाख करोड़ रुपीस अवेलेबल है, जो कि वो इंडियन मार्केट्स में अगर मार्केट्स बड़े लेवल पे फॉल होते हैं तो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका क्लियरली ये सिग्नल देता है कि अगर मार्केट्स यहाँ से फॉल होते हैं, जब एफआईज में सेल करेंगे, तो ये जो फॉल होगा वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, बिकॉज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फिर से हमारे इंडियन मार्केट्स में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ फाइनली हमारे लास्ट पार्ट पे आने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना 10 सेकंड देके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सो दैट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ कमिंग टू अ स्टॉक, हमारे इस कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। और बात करूं कंपनी की परफॉर्मेंस की, तो लास्ट 5 सालों में इस कंपनी ने ओवरऑल केवल 51% के ही रिटर्न दिए हैं, जिसमें से 2021 के बाद से अभी तक तो कंपनी की ओवरऑल रिटर्न नेगेटिव ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अब इस कंपनी में ऐसा क्या चेंज हो रहा है जिस वजह से इस कंपनी को मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्यूमुलेट कर रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के साथ पिछले 2 सालों में ऐसी क्या प्रॉब्लम रही है कि इस पूरे ही सेक्टर ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। तो उसका सबसे पहला और सबसे ज्यादा ऑब्वियस रीजन तो यही है कि हमारे हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने होम लोन और पर्सनल लोन को डिले कर दिया है, जस्ट बिकॉज उनको जो लोन है वो काफी ज्यादा हायर इंटरेस्ट में मिल रहे थे। एंड ये सारे इंपैक्ट किया है बैंक्स के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स पे। बात करें सेकंड रीजन की, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। नाउ इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर एक बैंक को उनके पास जितना भी कैश है उसमें से अराउंड एक फिक्स परसेंटेज ऑफ कैश आरबीआई के पास एक रिजर्व करके रखना पड़ता था, जिसको वो एज अ गारंटी के तौर पे रखते थे, और जिस पूरे अमाउंट पे आरबीआई को उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था। अब ऐसे में पहले के टाइम पे ये जो कैश रिजर्व रेशियो था वो अराउंड 4.5% का था, यानी एक बैंक अगर उसके पास 1000 रुपीज है तो उसमें से वो 45 रुपीज आरबीआई के पास एज अ कैश का रिजर्व रेशियो रखेगा। पर रिसेंटली 12 अगस्त को हुआ ये कि आरबीआई ने इस सीआरआर के रेट को, जो कि 4.5% का था, उसको बढ़ा के 10% कर दिया, यानी अब इन्हीं बैंक्स को 1000 में से 100 रुपए आरबीआई के पास एज अ सीआरआर रखने पड़ेंगे। अब इससे हुआ ये कि बैंक्स के बाद लिक्विडिटी की और भी ज्यादा कमी हो गई, बिकॉज पहले वो चाहते तो इसी कैश को कहीं इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न भी जनरेट कर सकते थे, या तो उसको किसी को लोन पे देके फर्दर रिटर्न जनरेट कर सकते थे। अब इससे पूरे ही जो बैंकिंग सेक्टर है उनके स्टॉक्स में और भी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। और सेकेंडली अगर आप कोटक की बात करो पर्सनली, तो इसके केस में रिसेंटली जो इनके सीईओ है उदय कोटक, उन्होंने अपनी जो सीईओ की पोजीशन है उससे रिजाइन दे दिया, जिससे फर्दर इस बैंक के स्टॉक में हमें और फर्दर प्रेशर देखने को मिला। बट अभी रिसेंटली सितंबर के मंथ में आरबीआई ने अनाउंस किया कि उन्होंने जो भी सीआरआर का परसेंटेज बढ़ाया था और बढ़ा के 10% कर दिया था उसको वापस से हटा रहे हैं, और जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा बैंक से लिया था एज अ डिपॉजिट उसको बैंक्स को 7 अक्टूबर तक वापस कर देंगे। एंड इससे हमारे सारे ही बैंकिंग सेक्टर को एक पुश देखने को मिलेगा। ना सेकेंडली अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर हमको दिखेगा कंपनी का करंट पी रेशियो 21 का है, और अगर आप इनकी हिस्टोरिकल पी रेशियो के चार्ट को देखो तो आपको साफ समझ में आएगा कि कंपनी का जो करंट पी रेशियो है वो अपने लोएस्ट एवर पे ट्रेड कर रहा है, जहां पर इतना लो पी आज से 10 साल पहले कंपनी का हुआ करता था। अगर आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी देखो तो आपको साफ समझ में आएगा कि ईयर इन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। एंड इसके अलावा अगर आप इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर को देखो, जो कि एक कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो वो 10 ईयर्स का एवरेज आ रहा है 15%, और इनका जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 32% का है। अगर आप इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखो तो वो 10 ईयर्स का मीडियन है 21% का, वही इनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है 25% का। एंड इवन अगर आप इनके रिटर्न और इक्विटी को देखो तो वो इनका जो 14% का है वो मेंटेन करके रखे हैं, एंड स्टिल इनके जो स्टॉक प्राइस है उन्होंने पिछले 3 साल में कोई भी रिटर्न नहीं दिए।
अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर आप उस पर नजर डालो तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो तो कांस्टेंट ही रही है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीआईआई ने इनकी थोड़ी शेयर होल्डिंग इधर घटाई थी, बट इसके बदले जो एफआईआईस थे उन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको लगभग 2% से इंक्रीज किया था इन द लास्ट क्वार्टर। एंड ऑल्सो उदय कोटक जी के रेजिग्नेशन के चलते जो भी मार्केट में थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिले थे वो भी लगभग फैक्टर इन हो चुके हैं। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये स्टॉक यहाँ से काफी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और आगे चल के काफी अच्छा रनअप दे सकता है। बट डोंट टेक दिस एज अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, बिकॉज अगर आप किसी भी कंपनी में अपनी खुद की रिसर्च करे बिना इन्वेस्ट करोगे तो ऐसे में अगर उस कंपनी का स्टॉक प्राइस कर को फॉर होता है तो ऐसे में आप पैनिक में आकर उसको सेल भी कर दोगे, बिकॉज आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कोई भी कन्विक्शन नहीं होगा। सो प्लीज अपनी खुद की रिसर्च जरूर करिएगा। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट दिस इज नॉट इट। इस पूरे ही ड्यूरेशन के बीच में कंपनी और उसके मैनेजमेंट ने एक और इंपॉर्टेंट गेम खेला अपने इन्वेस्टर्स के साथ, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को रियलाइजेशन भी नहीं है। और वो ये है कि जुलाई 2022 में वी ऑल नो कि फॉक्सकॉन और वेदांता की जॉइंट वेंचर की एक न्यूज आती है कि फॉक्सकॉन ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया में वेदांता के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करेंगे। अब ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी और इसके बारे में सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ लेटर तक हर जगह बात चल रही थी। एंड इस पूरी ही न्यूज़ को खुद कंपनी के प्रोमोटर्स ने न्यूज़ में भी छपवाया, जिससे ये सारी बात मार्केट में फैल पाए। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि भले ये डील की अनाउंसमेंट कंपनी को पहले ही कर देनी चाहिए थी, बट उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर आप कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखो तो वो लगातार बेस से फॉल हो रहा था। और जब कंपनी ने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को यहाँ पर जुलाई में निकाला तो उधर कंपनी के स्टॉक प्राइस में जो फॉल था वो रुक गया और अचानक से कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। अब इस पूरे ही रिवर्सल के चलते कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आ गया और इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि यहाँ से कंपनी का एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। बट रिसेंटली हम सभी को पता है कि फॉक्सकॉन ने जो अपनी वेदांता के साथ डील अनाउंस की थी उसको कॉल ऑफ कर दिया है। और उन्होंने इस चीज़ के पीछे रीज़न ये बोला है कि उन्हें वेदांता का जो टोटल स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ दिख रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह की इरेगुलरिटीज़ के बारे में वो बात कर रहे थे, और इन्हीं चीज़ों के चलते उन्होंने इस पूरी डील को कैंसिल कर दिया, जिसके चलते अभी के केस में अगर आप वेदांता का देखोगे तो आपको वेदांता के स्टॉक प्राइस में इस डील की कैंसिलेशन के बाद से लगातार बेस पे फॉल देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा सितंबर के एंड में अभी मूडीज ने भी वेदांता के केस में इनकी क्रेडिट रेटिंग को गिराया है, ये कह के कि कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा हाई डेट हो चुका है और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये अपने डेट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट भी कर दें। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये न्यूज़ एक्चुअली में सही हो कि कंपनी पूरा डीमर्जर इसलिए कर रही है कि उनका जो ओवरऑल डेट है उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में डिवाइड करके अलग अलग 6 कंपनीज में डिवाइड कर दे, जिससे फर्दर और लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकें। बट इस पूरे ही वीडियो में जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो सारे फैक्ट और डेटा के अकॉर्डिंग ही की है, तो प्लीज़ इस सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए लीजिएगा एंड इस बेसिस पे कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन मत लीजिएगा। एंड इसके अलावा रिसेंटली जो डेल्टा कॉप के साथ हुआ जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्स का नोटिस दिया गया, उस चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपके दिमाग में ये डाउट है क्या आगे चल के डेल्टा कॉप के केस में हमें केस जीतने के बाद एक हायर रिवर्सल देखने को मिल सकता है नहीं, तो उस केस के लिए आप स्क्रीन पे वीडियो को क्लिक कर सकते हो। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।